बीच नेपाल पर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा मंडराने लगा। एफएटीएफ वो संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है, जिसकी टीम ने नेपाल का दौरा किया, जिसके बाद अटकलें लगने लगी कि नेपाल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है, क्योंकि वहां मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ सख्त कानूनों की कमी है और जो हल्के फुल्के कानून बनाए भी गए हैं उनका भी ठीक से पालन नहीं होता। और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्था एफएटीएफ ने जांच शुरू कर दी। नेपाल दौरे पर गई एफएटीएफ की टीम को वहां के 15 कानूनों में गड़बड़ी मिली और अब इस बात की जांच चल रही है कि 16 दिसंबर 2022 तक इन कानूनों को कितना सख्त किया गया। इस बारे में अप्रैल में नेपाल से सवाल जवाब होगा, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि नेपाल को ग्रे लिस्ट में डालना है या नहीं। वैसे नेपाल 2008 से 2014 तक इस ग्रे लिस्ट में रह चुका है। उस समय एफएटीएफ में मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर नेपाल पर कार्रवाई की गई थी और एक बार फिर उस पर इसी लिस्ट में शामिल होने की तलवार लटक रही है। और अगर ऐसा हो गया तो नेपाल की अर्थव्यवस्था चौपट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पाकिस्तान की कंगाली के दिन भी तभी शुरू हुए थे जब उसे टेरर फाइनेंसिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। वैसे ग्रे लिस्ट में शामिल देशों पर ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों जैसी पाबंदी नहीं लगती, लेकिन बाकी देश सतर्क हो जाते हैं और ग्रे लिस्ट में शामिल देश की आर्थिक मदद करने से कतराते हैं। 2008 से 2019 तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहने वाले पाकिस्तान के साथ भी वही हुआ और वहां की एक कंपनी ने इस वजह से पाकिस्तान को करीब 38 बिलियन डॉलर यानी 31,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया था। और अगर नेपाल ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ तो उसका भी पाकिस्तान जैसा हश्र हो सकता है, या यूं कहें कि उससे भी बुरा हाल हो सकता है, क्योंकि एफएटीएफ जिस देश को ग्रे लिस्ट में डालता है उसकी निगरानी बढ़ जाती है और उसे इस लिस्ट से बाहर निकलने के लिए एक तय सीमा वाला प्लान सौंपना होता है, जो मौजूदा हालात में नेपाल के लिए मुश्किल लगता है। ये बात खुद नेपाल के नेशनल बैंक के एक बड़े अधिकारी ने कही और बयान दिया कि नेपाल में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े सख्त कानून बनाना और उन्हें लागू कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। यानी नेपाल तैयार नहीं है। एक लंबा वक्त वो चीन के मायाजाल में उलझा रहा और जब उससे निकलने का वक्त आया तो टेरर फाइनेंसिंग जैसी खतरनाक समस्या सामने खड़ी हो गई और इस समस्या को सुलझाने का उसके पास कोई अच्छा प्लान भी नजर नहीं आता। नेपाल और पाकिस्तान दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं और इसीलिए ये बात भारत के लिए भी परेशानी वाली है, क्योंकि एक पाकिस्तान कम था कि नेपाल भी पाकिस्तान बनने लगा। टेरर फाइनेंसिंग के कड़े कानून नहीं होने का मतलब नेपाल की जमीन का इस्तेमाल आतंकी हरकतों के लिए हो रहा है, जो भारत के लिए परेशानी वाली बात है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि एफएटीएफ ने नेपाल की चोरी पकड़ ली और अगर अप्रैल तक वो एफएटीएफ को भरोसा दिला दे और टेरर फाइनेंसिंग पर लगाम लगा दे तो कंगाल होने और भारत से रिश्ता बिगड़ने वाले हालात बनने से रोक सकता है। उधर इंग्लैंड की फुटबॉल प्रीमियर लीग में पहली बार एक सिख रेफरी को चुना गया। भूपिंदर सिंह गिल को इंग्लिश प्रीमियर लीग में असिस्टेंट रेफरी बनाया गया, जिन्होंने इंग्लैंड की फुटबॉल प्रीमियर लीग में साउथहैम्पटन और नॉटिंघम के बीच मुकाबले का जिम्मा संभाला। इसके साथ ही उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग में इतिहास रच दिया, क्योंकि वो पहले सिख रेफरी बने जिन्हें इंग्लिश प्रीमियर लीग में रेफरी की जिम्मेदारी सौंपी गई।